हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में भी मैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के पेपर के जो भी प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, मैं वो क्वेश्चंस वीडियोस के फॉर्म में लेके आई हूँ। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड है मेरे चैनल पे रिलेटेड टू एमसीक्यूज़ एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है एंड आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है। एंड विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ नॉट एक्सप्लेन इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। सो साइकोमेट्रिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो साइकोमेट्रिक अप्रोच इंटेलिजेंस को एक तरह का असेसमेंट के तौर पे देखती है, मतलब क्वांटिफाई करती है, जहाँ पर हम मेजर्स देखते हैं कि कैसे उसको मेजर किया जा सकता है, कैसे उनको असेस किया जा सकता है, राइट। तो अगर हम जेनसन, कैटल या थर्स्टोन की बात करें, इन तीनों ने ही साइकोमेट्रिक अप्रोच के थ्रू इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करा है, लेकिन स्टर्नबर्ग ने कॉग्निटिव अप्रोच के थ्रू इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करा है। इन चारों ने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस दी है, जो कि अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। मैं डीप में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि उसके लिए फिर मैं सेपरेट वीडियोज़ लेके आऊँगी, बट एक ओवरव्यू देने वाली हूँ मैं आपको about theories of intelligence of these 4 theories. But before that, the answer to this question is option C, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इन्होंने कॉग्निटिव अप्रोच अप्लाई करा था जब इन्होंने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रोपाउंड करी थी। सो फर्स्ट थ्योरी है इंटेलिजेंस की बाय आर्थर जेनसन। इन्होंने हायरार्कियल मॉडल दिया था, या 2 लेवल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस को बोला था कि 2 लेवल पे ऑपरेट करती है इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें लेवल 1 एंड लेवल 2। अभी लेवल 1 क्या है? लेवल लर्निंग एक तरह का बेसिक लर्निंग है कि आपको किसी ने कुछ याद करवाया, मेमोरी, और आपने एग्जैक्टली वही चीज़ वापस से बोल दी, ठीक है। जैसे कि रोड लर्निंग हो गया, मेमोराइजिंग समथिंग। जैसे हम छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे करके सिखाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का, उसको हम एसोसिएटिव लर्निंग भी बोल सकते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग मतलब वी आर एसोसिएटिंग समथिंग ताकि उसको हम अच्छे से रिमेंबर कर पाएँ, ठीक है। इसमें क्या है, जो इनपुट दिया जाएगा वही आउटपुट निकलेगा। अगर हमने ए फॉर एप्पल बताया है किसी बच्चे को, तो वो ए फॉर एप्पल ही बोलने वाला है। उसको हम एक तरह से रोड लर्निंग भी बोल सकते हैं, मेमोराइजिंग समथिंग भी बोल सकते हैं। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है जो होता है लेवल 2, जिसमें हम कॉग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं, जो एक हायर ऑर्डर लर्निंग है, जिसमें हायर ऑर्डर स्किल्स आती हैं। आप एनालाइज कर सकते हो, आप रीजन कर सकते हो, आप लॉजिक्स लगा सकते हो। आपको इनपुट कुछ और मिला है, लेकिन उस इनपुट को आप अपने रीजनिंग से, अपने एनालॉजी से, अपनी लॉजिकल थिंकिंग से उसको चेंज करके एक डिफरेंट फॉर्म का आउटपुट क्रिएट कर सकते हो। एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो आर्थर जेनसन का ये हायरार्कियल मॉडल था। इसको हम 2 लेवल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। रही बात कैटल की, इन्होंने भी एक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी, जिसमें इन्होंने इंटेलिजेंस को 2 फॉर्म में बताया है, फ्लूइड इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। द थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल. He further developed it along with his student John Horn. तो रेमंड जो कैटल थे, ये तो फर्स्ट या मेन व्यक्ति थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। लेकिन इनकी टीममेट की अगर बात करें, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर कैटल, मतलब कैटल के साथ और कौन था जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पे काम करा था? तो वो आंसर होगा जॉन हॉर्न। अब ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। इस थ्योरी में ये बोला गया है कि इंटेलिजेंस क्या है, बहुत सारी एबिलिटीज़ का मिक्सचर है, एक कॉम्पोजिशन है दैट इंटरैक्ट्स एंड वर्क टुगेदर, जो कि एक साथ जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, और तब जाके पता चलता है कि हाँ, मतलब वो कॉम्बिनेशन जिस तरह से वर्क कर रहा है, जिस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, उससे पता चलता है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली। सो अगर हम बात करें फ्लूइड इंटेलिजेंस की, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस को 2 टाइप से डिस्क्राइब करा था। जैसे जेनसन ने लेवल 1, लेवल 2 के हिसाब से डिस्क्राइब करा है, वैसे कैटल ने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के हिसाब से इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करा है। अब फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू थिंक एंड रीजन एब्स्ट्रैक्टिकली, मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझना, उनको रीजन करना, उनको सोचना, कि ऑन द स्पॉट
अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम है हम उसको कैसे देख सकते हैं, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये फ्लूइड है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है फ्लूइड इंटेलिजेंस काइंड ऑफ डिक्लाइनिंग मोड पे आती है, क्योंकि जितने आप एजेड होते जाओगे आपका जो रीजनिंग पावर है या आपका लॉजिकल जो माइंड है वो थोड़ा सा धीरे 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 स्लोली ऑपरेट करने लगता है, राइट। वही बात अगर हम करें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की, तो वो किस पे बेस्ड है, हमारे फैक्ट्स पे, हमारे एक्सपीरियंसेस पे, कि हमने कोई अपनी लाइफ में जितने एक्सपीरियंसेस फेस करे हैं, हम जो भी हमने फैक्ट्स वगैरह सीखे हैं अपने लाइफ में, उस हिसाब से जो हमारी इंटेलिजेंस, हमारा जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स जो सीख रहे हैं, तो वही उसको हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का नाम दे रहे हैं। और रही बात क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की, तो ये समय के साथ बढ़ती है, ठीक है। जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, समय के साथ घट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रेन पे डिपेंड कर रही है कि हमारा ब्रेन कितना शार्पली वर्क कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है वो थोड़ा सा स्लोली वर्क करने लगता है, तो हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो थोड़ी नीचे हो जाएगी, मतलब थोड़ी कम हो जाएगी। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर पाएंगे लेकिन ऑन अ स्लोअर पेस। क्रिस्टलाइज लर्निंग हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, जैसे कि हम चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हैं। सपोज हमने जैसे बचपन में हमने टेबल्स याद करे थे तो वो अभी तक याद है, ठीक है। हमने अल्फ़ाबेट्स याद करे तो वो अभी तक हमको पता है, क ख ग याद करा था वो अभी तक पता है। तो ये क्या है, ये सारी क्रिस्टलाइज लर्निंग है। हमने कोई चीज़ बचपन में सीखी थी वो अभी भी हमको याद होगी, तो वो जो मेमोरी हमारी रिटेन रह गई है उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइज लर्निंग बोल सकते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे हमने टेबल्स को कहीं अलग अलग जगह अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, हमने वो समझा, तो उसको भी हम क्रिस्टलाइज लर्निंग में या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। और ये क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटिव नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एज वी आर ग्रोइंग अप इन दी, हमारे जो लाइफ में हम जैसे जैसे ग्रो करते जा रहे हैं और हर समय के साथ साथ हर दिन, हर साल, हर महीने जो हम लोग नई नई नॉलेज को इकट्ठा करें अपने माइंड में, हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हमारे जो हम लोग अलग अलग गैजेट्स के साथ अपने आप को रूबरू करवा रहे हैं, तो उन सारी तरीकों से जो हमारी इंटेलिजेंस क्रिएट होती है वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहलाती है। रिमेम्बरेंस, मेमोराइजिंग टेक्स्ट, डेट्स एंड लोकेशंस कैसे याद रह जाती हैं, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के पास दोनों ही चीज़ें होती हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस ही कहीं ना कहीं आगे चल के क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का फॉर्म ले सकती है अगर आप उसको अच्छे से उसको ब्रश अप करोगे। तो ये दोनों ही हमारे इंटेलिजेंस का कॉग्निशन का पार्ट हो जाते हैं। नाउ वी हैव स्टर्नबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम ट्राइएकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या 3 फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 टाइप से डिस्क्राइब करा था। जैसे अभी हमने 2 टाइप वाला इंटेलिजेंस का मॉडल पढ़ा, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटेलिजेंस को 3 टाइप से डिस्क्राइब किया जा रहा है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एम्स टू गो अगेंस्ट दी साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कॉग्निटिव अप्रोच लिया था, ना कि साइकोमेट्रिक अप्रोच, और यही हमारा जो क्वेश्चन था जो अभी हमने पढ़ा है इसको, कि इसमें से कौन सा जो थ्योरिस्ट था या कौन सी इंटेलिजेंस की अप्रोच थी जो साइकोमेट्रिक नहीं है, तो वो क्या होगी, स्टर्नबर्ग की। which leaves it to the category of cognitive contextual theories. The 3 meta components are called triakic component. अब इसमें क्या है, इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। कंपोनेंशियल हो गया, एक्सपीरियंशियल हो गया एंड प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। हमारा कंपोनेंशियल क्या हो जाएगा, ये हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, रीजन कर रहे हैं, ये सारा आ जाएगा। तो इसको कंपोनेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इसको हम एक्सपीरियंशियल भी बोल सकते हैं, जिसमें इमेजिनेशंस आ जाती हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ कैसे हम जनरेट कर रहे हैं वो आ जाते हैं। देन वी हैव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो क्या होता है रोज़मर्रा के टाइम में जो हमारी स्ट्रीट स्मार्ट जो कॉमन सेंस होता है, उसको हम अपने कॉमन सेंस को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है हमारा, कि हम अपने पर्टिकुलर उस सिचुएशन में, ऐसा होता है ना कि हमारे पास मेथड तो है, हमको पता है कि ये चीज़ ऐसे काम करनी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेम मेथड हर सिचुएशन में सेम तरीके से अप्लाई हो। तो सिचुएशन के हिसाब से अपनी वर्किंग को कैसे चेंज करना है, अपने अप्रोच को कैसे चेंज करना है, इसको हम कॉमन सेंस या स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। तो ये स्टर्नबर्ग ने बताया था। मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, हम लोग जब डिटेल में इसके मैं वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें हम सेपरेटली थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मैं ये सारी की सारी थ्योरीज को और इलेबोरेटली मैं आपको बताऊँगी।
एंड दी लास्टली वी हैव थर्नस्टोन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसमें थर्नस्टोन या लुइस लियोन थर्नस्टोन ने इंटेलिजेंस को 7 फैक्टर्स में डिस्क्राइब करा था. अब ये 7 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वी हैव वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, देन वी हैव न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग. ये हमारे 7 फैक्टर्स हैं. 7 फैक्टर्स का मतलब इन्होंने ये बताया है कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ नहीं है. ये सारे के सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तब हम समझते हैं कि हाँ दिस इज़ इंटेलिजेंस, और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं. तो इंटेलिजेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन, आप बोल सकते हो, ऑफ दीज 7 फैक्टर्स. वर्बल कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन क्या है कि कैसे आप चीज़ों को, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. देखो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्ड फ्लुएंसी कहीं ना कहीं सिमिलर भी है और अलग भी है. वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, कैसे हम शब्दों को, कैसे हम लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, और वर्ड फ्लुएंसी में क्या है, कैसे हम उसी लैंग्वेज को, उन्हीं वर्ड्स को फ्लुएंटली यूज़ कर पा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर आ जाता है यूज़ करने का, कि हम कैसे हम फ्लुएंट है उसको यूज़ करने के लिए और बोलने के लिए, हम एक तरह से मेमोराइज करने के लिए, राइट. वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आ जाता है. न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या, हमारी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी. स्पेशल एबिलिटी कैसे हम स्पेस के साथ खेल रहे हैं 3D डायमेंशंस में, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी के पास स्पेशल एबिलिटी बहुत अच्छी है, उसकी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो आर्किटेक्ट बन जाता है. कि आर्किटेक्ट कौन होते हैं, जो हम लोग स्पेस, जो 3D डायमेंशंस में स्पेसेस होती हैं, उनके साथ हम अच्छे से काम कर पाते हैं. देन वी हैव परसेप्चुअल एबिलिटी, चीज़ों को अच्छे से समझने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल एबिलिटी. हाउ गुड और कितने अच्छी तरीके से हम सिचुएशंस को, इंसानों को, चीज़ों को परसीव कर पा रहे हैं. ठीक है. मेमोरी मतलब याद करना, हम कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, मेमोराइज कर पा रहे हैं. रीजनिंग मतलब लॉजिकल रीजनिंग, हम कैसे इवेलुएट करके चीज़ों को समझ रहे हैं, रीजन कर पा रहे हैं. ठीक है. तो ये सारे 7 के 7 फैक्टर्स जो हैं ये बताते हैं. थर्नस्टोन का कहना था कि 7 फैक्टर्स, इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 फैक्टर्स. आई होप आपको ये ओवरव्यू ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, विच इज select one of the levels and one of the stages given below as envisaged by Kohlberg in the theory of development by moral reasoning. तो कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें लेवल्स एंड कुछ लेवल्स दिए हुए हैं, कुछ स्टेजेस दी हुई हैं. तो हमको बताना है इसमें से कि कितनी स्टेजेस और कितने लेवल्स हैं. तो बेसिकली जो मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल एजुकेशन, मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है कोलबर्ग की, उसमें टोटल 6 स्टेजेस हैं. बेसिकली 3 लेवल्स हैं, नॉट स्टेजेस, आप बोलेंगे 3 लेवल्स हैं, और उन 3 लेवल्स को हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं. तो ऐसे करके 6 स्टेजेस 3 लेवल. तो वी हैव 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस. तो इसका आंसर, ओके हाँ यहाँ पर 5 होना चाहिए. इसका आंसर है C, 2 and 5. ठीक है. एंड अभी हम देखते हैं कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो क्या है. दिस कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. तो यहाँ पर 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल. प्री कन्वेंशनल लेवल में वी हैव स्टेज 1 है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, देन वी हैव सेल्फ इंटरेस्ट स्टेज. फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा कन्वेंशनल लेवल स्टार्ट हो जाता है जिसमें 2 स्टेजेस आती हैं, प्लीजिंग अदर्स एंड लॉ एंड ऑर्डर. एंड द लास्ट लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल. आई एम नॉट, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं केवल एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं आपको अभी एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करूँगी. कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता. यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अदरवाइज आई विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो जिसमें हम ये सारे के सारे थ्योरीज को हम सेपरेटली पढ़ेंगे. Question third, which of the following is not a factor for poor academic performance among low socio-economic status students? तो जिन स्टूडेंट्स का लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, उन स्टूडेंट्स में अगर पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है तो इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है उस पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस को. तो आंसर क्या होगा, फैमिली साइज. What are the attitudes, goals and strategies of failure avoiding students? फेलियर अवॉइडिंग स्टूडेंट्स के एटीट्यूड्स, गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? ऑप्शन ए, हाई फियर ऑफ फेलियर, वेरी हाई और वेरी लो गोल्स एंड सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रैटेजीज. ऑप्शन बी, expectations of failure, very high or very low goals and self defeating strategies. Option C, high fear of failure,
very high or very low goals and learned help in helplessness. And option D is high fear of failure, no goals and learned helplessness. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई फियर ऑफ फेलियर, वेरी हाई और वेरी लो गोल्स एंड सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रैटेजीज. क्वेश्चन फिफ्थ. Hunger is caused by A. Expectation of food, B. Deficiency of energy, C. Homeostatic disturbance and deficiency of oxygen. अब हमको कोड्स बताने लाइक इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फूड, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड होम्योस्टैटिक डिस्टर्बेंस, ये तीनों ही रीजंस है जिससे हंगर हो सकता है. Question 6. Arrange the developmental stages of language given by Vygotsky in correct sequence given below. तो ऑप्शंस दिए हैं potential concept stage, vague syncretic stage, mature concept stage and complex stage. तो इसका जो सही सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है, वो क्या है? फर्स्ट स्टेज हमारी है वेग सिंक्रेटिक स्टेज, तो पहले 2 आ जाएगा. देन वी हैव कॉम्प्लेक्स स्टेज जो कि हमारी 4th नंबर पे है. फिर थर्ड स्टेज है पोटेंशियल एंड द लास्ट स्टेज इज मैच्योर स्टेज. तो अगर हम बात करें वेग सिंक्रेटिक स्टेज की, तो इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं दे फेल टू यूज़ एनी स्ट्रैटेजीज एंड शो लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. जब वो आगे बढ़ते हैं थोड़ा एंड कॉम्प्लेक्स स्टेज में आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कुछ स्ट्रैटेजीज तो यूज़ कर पाते हैं लेकिन सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं. थर्ड स्टेज में आते आते वो क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे में उनको समझ में आने लगती चीज़ें, लेकिन फोकस अभी भी नहीं है. फोकस मतलब सिस्टमैटिक तो है टेंडेंसी उनकी, लेकिन जो फोकस करना है किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी पे, उसमें नहीं कर पाते हैं. देन वी हैव थर्ड लास्ट स्टेज विच इज़ द मैच्योर कॉन्सेप्ट स्टेज. उसमें क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक वे में यूज़ भी कर पा रहे हैं और सक्सेसफुल भी है कॉन्सेप्ट को यूज़ करने में, सिस्टमैटिक भी है, सक्सेसफुल भी है. तो ये हमारी थी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज. क्वेश्चन 7th. A person while intrinsically motivated does not seek dash when performing. Choose the correct answer. अगर कोई पर्सन को इंट्रिसिकली मतलब कि अंदरूनी मोटिवेशन मिल रहा है, अगर वो इंटरनली मोटिवेटेड है, तो परफॉर्मेंस के दौरान या जब वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको इसमें से क्या चीज़ मोटिवेट नहीं करेगी, ठीक है, या वो क्या चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा होगा. इज़ इट इन्जॉयमेंट, इज़ इट रिवॉर्ड, इज़ इट चैलेंज और इज़ इट अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट. तो इसका आंसर हो जाएगा रिवॉर्ड एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, विच इज़ 2 and 4. ऑप्शन है 2 and 4. क्वेश्चन 8. I imagine becoming a renowned painter someday. I am engaging in. Is it divergent thinking or prospective thinking or creative thinking or autistic thinking? तो आंसर इसका है autistic thinking. Question 9th. The known stimulus elicit dash while the unknown stimulus elicit dash. तो ये जो क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग का है बाय BF स्किनर. इसका आंसर हो जाएगा जो नॉन स्टिमुलस होता है वो रिस्पॉन्डेड बिहेवियर को एलिसिट करता है, जगाता है, और जो अननोन स्टिमुलस होता है वो ऑपरेंट बिहेवियर यानी कंडीशन बिहेवियर एक तरह से उसको जगाता है. इसको हम जब ऑपरेट कंडीशनिंग का थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे. And the last question of this particular video is which are the concepts mainly used by Sternberg in his theory of intelligence. Theory of intelligence जो Sternberg ने दिया है उसमें उन्होंने कौन से concepts को यूज़ करा है, या हम अगर एलिमिनेशन की बात करें तो कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करा है, ये पूछा गया है. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. तो मेटल कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट या सिलेक्टिव एनकोडिंग, इनको यूज़ किया गया है लेकिन फैक्टर एनालिसिस को यूज़ नहीं किया गया है. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. एंड विद दिस आई एंड बाय वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय.